हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में स्टार्ट किया था। ये टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें कि मैंने आपको पहला रासायनिक गुणधर्म धातुओं का बताया था कि धातुओं का वायु में दहन किस प्रकार होता है, कि जो अलग अलग धातुएं हैं वो वायु के साथ मतलब कि ऑक्सीजन के साथ किस तरह से अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो बहुत धीरे अभिक्रिया करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो अभिक्रिया करती ही नहीं हैं। तो आज इस वीडियो में हम धातुओं का दूसरा रासायनिक गुण पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि धातुएं जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो यहाँ भी आप देखोगे कि जो अलग अलग धातुएं होती हैं ना, वो उनकी जल के साथ अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। कोई तो जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, कोई ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है, गर्म जल के साथ करती है। और कई धातुएं ऐसी होती हैं जो गर्म जल के साथ भी नहीं करती हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। भाप मतलब भाप में भाप क्या है, जल ही है, ठीक है, लेकिन उसका तापमान बहुत ज़्यादा है। तो मतलब अलग अलग तापमान पर अभिक्रिया करती हैं। तो इसके लिए ये क्रियाकलाप दिया हुआ है। इसमें क्या है कि इसमें भी अलग अलग आपको धातुएं जो मिल सकें उनके टुकड़े लेने हैं। 3-4 तरह की धातुएं आपको लेनी है, 4-5 तरह की, और आपने अलग अलग बीकर लेने हैं, ठीक है। अलग अलग आप बीकर लो और उन बीकर में जो आप अलग अलग बीकर लोगे उनमें आपने आधा जल से भर लेना है उनको, और धातु के टुकड़ों को डालना है। आपने ठंडा पानी लिया, उनके अंदर ठंडा जल लिया है बीकर के अंदर। फिर आपने बारी बारी से सभी बीकर में एक एक धातु, अलग अलग धातु मतलब डाल देनी है। तो आप देखोगे कि मतलब एक एक करके आपने करना है कि पहले एक धातु डाली, पहले उसकी अभिक्रिया आप देख लोगे, फिर आपने दूसरे बीकर में दूसरी धातु डाली, फिर आप उसकी अभिक्रिया देखोगे। इस तरह से, ऐसा नहीं करना है कि सभी बीकर में एक साथ अलग अलग धातुएं डाल दी। तो फिर आप जो धातु अभिक्रिया कर लेगी ठंडे जल के साथ वो ठीक है, उसका हो गया, वो अलग कर देंगे हम। अब हमें क्या करना है कि जिन धातुओं ने ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं की है, ठीक है, उनके लिए हमने बीकर में गर्म जल लेना है। जो बच गई धातुएं जिन्होंने ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं की है, उनके लिए हमने बीकर में गर्म पानी लेना है, ठीक है। और फिर हमने उनमें बारी बारी से देखना है कि वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं या नहीं करती हैं। तो कुछ धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेंगी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी होंगी जिसने गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं की है। तो उनके लिए अब हम क्या करेंगे, उनकी हम भाप के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है। और भाप के साथ अभिक्रिया भी कुछ धातुएं कर लेंगी, लेकिन कुछ ऐसी लास्ट में बच जाएंगी 2-3 धातुएं जो भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करेंगी। मतलब कितना भी तापमान आप जल का कर लो, वो जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं हैं। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ ही कर लेती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। जो उनसे कम अभिक्रियाशील हैं वो गर्म जल के साथ कर लेती हैं। ठंडे के साथ तो नहीं की उन्होंने, लेकिन गर्म जल के साथ कर लेती हैं। अब कुछ और धातुएं ऐसी हैं जो उनसे भी कम अभिक्रियाशील हैं, जो ना ठंडे जल के साथ करती हैं ना गर्म जल के साथ करती हैं, वो भाप के साथ करती हैं। फिर भी कुछ धातुएं ऐसी बच जाती हैं जो ना गर्म जल के साथ, ना ठंडे जल के साथ, ना भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, मतलब वो जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी धातु बहुत अभिक्रियाशील है, कौन सी कम है और कौन सी सबसे कम है, ठीक है। तो इसमें ऐसा भी होगा कि कोई धातु ऐसी भी होगी कि जो जल में अभिक्रिया जब करेगी ना तो वो आग उत्पन्न होगी, और कई ऐसी होंगी जो थोड़ी देर के बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है, जल में तैरने लग जाएगी वो अपने आप से, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्रियाकलाप करके चेक करना है कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता, कि कौन सी धातु जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है। तो इसके लिए मैं आपको सोडियम की अभिक्रियाशीलता दिखाती हूँ कि सोडियम ठंडे जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। सोडियम की मैंने आपको, सोडियम और पोटेशियम की वायु में दहन भी बताया था मैंने आपको कि बहुत ही जल्दी अभिक्रिया कर लेती हैं, और अभिक्रिया इतनी तेज होती है कि वो आग भी पकड़ सकती हैं, ठीक है। इसी तरह से ही जल के साथ अभिक्रिया करती हैं ये। तो आपको मैं एक छोटी सी वीडियो के द्वारा देखो, सोडियम का टुकड़ा हमने इसमें डाल दिया, इतनी तेजी से घूम रही है जल में और आग पकड़ ली इसने। ये आग कैसे हुई, आग ऐसी कि इसमें इतनी तेज अभिक्रिया है,
वो आग पकड़ लेती है। और अभी देखना क्या होगा इसमें। आपने देखा किस तरह से सोडियम ने जल के साथ अभिक्रिया की, कितनी तेज अभिक्रिया थी उसकी। तो ये छोटा सा टुकड़ा था हमने सोडियम का लिया था, अगर आप इससे भी छोटा लोगे ना तो वो भी जल में डालने पर चिंगारियाँ बहुत तेज़ी से जल में घूमता है वो पहले, क्योंकि अभिक्रिया इतनी तेज होती है, इतनी ऊष्मा निकलती है उसमें कि वो उस ऊष्मा से उसको ऊर्जा मिलती है और वो तेज़ी से घूमना शुरू हो जाता है और उसमें से चिंगारियाँ भी निकलती हैं। और अगर आप ज़्यादा बड़ा टुकड़ा डाल दोगे तो जैसे बम फटता है, बम ब्लास्ट होता है, उस तरह से भी हो जाता है। तो इसलिए सोडियम और पोटेशियम धातुओं को, पोटेशियम भी बिल्कुल इसी तरह से अभिक्रिया करती है, इसलिए आपको बताया था कि सोडियम और पोटेशियम दोनों धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्योंकि जब बारिशों का दिन होता है तो वायुमंडल में बहुत ज़्यादा नमी होती है। नमी का मतलब क्या है? जल वाष्प। ये इतनी अभिक्रियाशील है कि ये जल वाष्पों के साथ भी अभिक्रिया कर लेती हैं, इसलिए इनको केरोसिन तेल में भिगो कर रखना, डुबो कर रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना ये आग पकड़ लेंगी रखे रखे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसने अभिक्रिया तो की, लेकिन उत्पन्न क्या हुआ, उत्पाद क्या बने? जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। एक तो ऊष्मा बहुत निकलती है, जो मैंने अभी आपको सोडियम का दिखाया, एक तो उसमें ऊष्मा बहुत निकली। अब आग क्यों लगी? आग लगने का ये भी कारण है, हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न होना। जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये ज्वलनशील गैस है, ये इसमें आग लग जाती है, ये आग पकड़ लेती है। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस होती है, जैसे आपको पता होगा कि ऑक्सीजन गैस वस्तुओं के जलने में सहायक है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी किसी जलती हुई वस्तु को तो वो बुझ जाती है। जो हाइड्रोजन गैस है वो खुद जलती है। अगर आपने हाइड्रोजन गैस का एक सिलेंडर ले लिया या आपने एक परख नली में हाइड्रोजन गैस ले ली और आप उसमें अगर एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हो तो वो तीली तो बुझ जाएगी आवाज़ के साथ, लेकिन वो जो अंदर परख नली में हाइड्रोजन गैस थी वो जलना शुरू कर देगी। क्योंकि वो तीली क्यों बुझी? वो हाइड्रोजन गैस की ज्वलनशीलता के कारण जली। इसलिए भी जो सोडियम और पोटेशियम धातुएं जब जल के साथ इतनी तेज़ी से अभिक्रिया कर रही हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा के कारण इस अभिक्रिया के दौरान जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई वो आग पकड़ लेती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमने धातु किस में डाली है? जल में। आप इसको ध्यान से समझो। इसमें क्या होगा कि पहले जैसे मैंने सोडियम धातु ली, पहले क्या हुआ, सोडियम धातु आपने जल में डाली है, जल में आपने डाला इसको तो सोडियम का ऑक्साइड बन गया और साथ में क्या बना? हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस तो निकल जाएगी, गैस होती है क्योंकि ये तो बाहर जाएगी या आग पकड़ लेगी। लेकिन जो सोडियम ऑक्साइड है ये तो जल में ही रहा ना, तो ये उसी जल के साथ, क्योंकि ये तो उसी जल में ही है ना, बीकर में ही है अभी ये, और उस बीकर में अभी भी जल है, तो उस जल के अंदर घुलकर ये हाइड्रोक्साइड बना देता है। और ये क्या है? ये है एक क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें OH है, ये क्षार है। ठीक है, तो यही इसमें बताया है, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है, और ये जो धातु ऑक्साइड उत्पन्न हुआ ये फिर जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बना देता है। सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज और ऊष्माक्षेपी होती है। यही आपको मैंने बताया कि ऊष्मा निकलती है, और आपने ये पढ़ा हुआ है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, उत्पन्न होती है, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहा जाता है। इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, इतनी ज़्यादा ये अभिक्रिया तेज होती है कि इससे उत्पन्न होने वाली हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है, वो जलना शुरू हो जाती है, और यही आग लगने का कारण था। तो ये इन दोनों की अभिक्रिया यहाँ दिखाई हुई है, आप देखो इसमें। अब आप सोचोगे कि इसमें धातु का ऑक्साइड तो कहीं बना है ही नहीं है, जो अभी मैंने आपको लिख कर दिखाया, या जो ऊपर लिखा हुआ था कि ये जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो ऑक्साइड बनता है वो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो इन्होंने सीधी अभिक्रिया लिख दी,
दो अभिक्रियाएं अलग अलग लिखने की बजाय एक ही अभिक्रिया लिखी हुई है कि जब सोडियम या पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये जो ऑक्साइड बना था इनका बीच में, वो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस तो उत्पन्न हुई ही है, साथ में ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, अब ये था सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया जल के साथ। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया, ये सोडियम और पोटेशियम की हमने किया ना, अब हम कैल्शियम की देखेंगे। कैल्शियम जो है जल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, इसकी अभिक्रिया थोड़ी सी धीरे होती है। ठीक है, और यहाँ जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो इतनी नहीं है कि वो हाइड्रोजन गैस को जला सके। सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील हैं, बहुत तेज अभिक्रिया करते हैं और इसलिए ऊष्मा भी बहुत अधिक निकलती है, और वो ऊष्मा इतनी अधिक होती है कि वो हाइड्रोजन गैस को जला देती है। लेकिन यहाँ कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया धीरे होती है और कम ऊष्मा इसमें निकलती है, और ये ऊष्मा इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि ये हाइड्रोजन गैस को जला सके, इसलिए यहाँ आग नहीं लगती है। हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। जो हाइड्रोजन गैस यहाँ बनेगी कैल्शियम के साथ अभिक्रिया होने पर जल की, वो हाइड्रोजन गैस जो है वो जो कैल्शियम धातु हमने डाली हुई है जल में, उसके ऊपर चिपक जाएंगे, इसलिए कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है। ठीक है, जलने के बाद, अभिक्रिया के बाद जो मैंने आपको सोडियम किस तरह से जल में अभिक्रिया करता है मैंने दिखाया कि सोडियम तेज़ी से घूमने लग जाता है, तैरने लग जाता है, वो तो था पहले। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है कि जब कैल्शियम की अभिक्रिया हो जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ये तो जल में घुल जाएगा, लेकिन ये तो धातु है, ये ठोस है। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस बनेगी ये इसकी सतह पर चिपक जाएगी चारों तरफ, और इसलिए कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है। जो टुकड़ा बचा कैल्शियम का वो तैरना शुरू कर देता है। ये हमने पढ़ा कैल्शियम के बारे में। अब हम देखते हैं कि मैग्नीशियम कैसे अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म जल के साथ ही अभिक्रिया करता है और वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। बनाएगा ये भी वही उत्पाद बनेंगे, इसमें भी धातु का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और जल, लेकिन ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ठंडे के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें भी वैसा ही है कि जो हाइड्रोजन गैस बनेगी उसके बुलबुले मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाएंगे और यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद हमने देखा कि कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं बहुत तेज़ी से। कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तो करती है लेकिन धीरे धीरे। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन गर्म जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। लेकिन कुछ धातुएं जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं ना ही गर्म जल के साथ, लेकिन भाप के साथ ही अभिक्रिया कर लेती हैं, और अभिक्रिया करके ये धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। आपने इन रासायनिक समीकरणों को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में रिक्त स्थान भरो इस तरह से आ सकते हैं कि आपको ये दोनों दिए हुए हैं लेकिन इधर का खाली छोड़ा हुआ है जो आपको खुद लिखना है। तो इसलिए आपको रासायनिक समीकरण अच्छे से याद रखने हैं और ये क्या बनाते हैं अभिक्रिया करके वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो और इसके बाद है लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ से आपने देखा अभिक्रियाशीलता धातुओं की किस तरह से है। सबसे पहले हमने देखा इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी हमने देखी, वही सोडियम और पोटेशियम। इसके बाद हमने देखा कैल्शियम। कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तो करती है लेकिन धीरे। फिर हमने देखा मैग्नीशियम जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। फिर हमने देखा एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। और कुछ धातुएं ऐसी हैं जैसे कि लेड यानी कि सीसा, गोल्ड सोना, चांदी सिल्वर जिसको बोलते हैं, और तांबा कॉपर, ये जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं हैं। ठीक है, ये ठंडे जल के साथ तेज़ी से, ये ठंडे जल के साथ धीरे, ये गर्म जल के साथ, और ये भाप के साथ। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये।
ध्यान से आपने इसको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अलग अलग धातुएं हैं उनकी अभिक्रियाशीलता आपने देखा कि वायु के अंदर यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी अलग अलग है और जल के साथ भी अभिक्रियाशीलता अलग अलग है। लेकिन अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो जो क्रम है ना अभिक्रियाशीलता का वो वैसा ही आएगा। कैसा कि सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, चाहे वो जल के साथ हो चाहे वो ऑक्सीजन के साथ हो। उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर लोहा, जिंक, एल्युमिनियम और उसके बाद तांबा, चांदी, सोना, ये सब आएंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखना और समझना। लेकिन जो रासायनिक समीकरण है वो आपको लिख के ही प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको फॉर्मूला तो आए ही, साथ में आपको संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना होता है। ओके।